आज इस वाले टॉपिक में ये देखेंगे कि लाइन का कोई जनरल फॉर्म दिया हुआ है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो इसको स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। पिछली बार जो बताया था उसमें तो डायरेक्ट फार्मूले बता दिए थे, स्लोप फॉर्म का, इंटरसेप्ट फॉर्म का, नॉर्मल फॉर्म का। अब जैसे एक दूसरे के फॉर्म में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले जनरल फॉर्म जैसे लिखा हो, कोई भी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 लिखा है, अगर स्लोप फॉर्म में चेंज करना है तो वाई वाला टर्म अलग कर लेंगे, बी वाई इक्वल उस तरफ ले जाएंगे माइनस ए एक्स प्लस माइनस सी हो जाएगा। तो वाई यहाँ से जब निकालेंगे तो माइनस ए अपॉन बी एक्स और प्लस माइनस सी अपॉन बी, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि बी दोनों में अलग अलग भेज दिया है, माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस लगा के माइनस सी अपॉन बी। अब इसका कंपेयर करा देंगे वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी से, क्योंकि ये लिखा हुआ है वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, यहाँ स्लोप लिखी हुई है माइनस ए अपॉन बी, इंटरसेप्ट लिखा है माइनस सी अपॉन बी। तो जनरल फॉर्म किस में चेंज हो गया, ये स्लोप फॉर्म में चेंज हो गया। सेकेंड मैटर अगर देखा जाए, कोई इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का जो जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, इक्वेशन वो ली हो, तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए। अब ये आएगा कैसे, सबसे पहले इसको ऐसे लिखो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल माइनस सी, सी वाला टर्म हम उस तरफ ले जाएंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में राइट हैंड साइड में 1 आता था, वो तभी आएगा जब माइनस सी से डिवाइड किया जाए। सब जगह माइनस सी से डिवाइड कर देंगे, इसमें भी बी अपॉन माइनस सी वाई, यहाँ भी माइनस सी से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इक्वल 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गया है। अब इसका कंपेयर उसी से करा सकते हैं जो इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। यहाँ एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ रहा है माइनस सी अपॉन ए, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ रहा है माइनस सी अपॉन बी। वही जब उस डायरेक्ट फार्मूला जो पहले बताया था उससे कंपेयर करा देंगे, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि जनरल फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखी है तो उसको स्लोप फॉर्म में कैसे चेंज करना है। जब चेंज करने के बाद फिर उसी से कंपेयर करा देना है। यहाँ जिसको डायरेक्ट ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो उसको ये ध्यान रखे, जैसे कोई इक्वेशन चेंज आई, अब इसका कंपेयर हम इससे करा सकते हैं, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी से, इससे कंपेयर करा देंगे। कंपेयर मतलब होता है तुलना करा देना। जब इससे कंपेयर करा देंगे तो पता चल जाएगा कि एम की जगह क्या लिखा हुआ है और सी की जगह क्या लिखा हुआ है, इससे मतलब आ जाएगा। अब जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म है, जनरल फॉर्म को हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है। अब यहाँ भी ये ना समझना, उसमें आता था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1, ये भी अभी उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको कंपेयर करा देंगे। कंपेयर मतलब तुलना करा देना फार्मूले से। किससे कंपेयर करा देंगे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। यहाँ हमने कैपिटल ले लिया है क्योंकि स्मॉल वाले दिए हुए हैं तो कंफ्यूजन ना हो, तभी हमने कैपिटल ले लिया है। तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म आया है इसको हम कंपेयर करा देंगे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1 जो इंटरसेप्ट फॉर्म था। तो अब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो ए होता है उसकी जगह लिखा हुआ है माइनस सी अपॉन ए, वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है बी उसकी जगह लिखा हुआ है माइनस सी अपॉन बी। तो ये है मतलब इस तरीके से चेंज करना। अब जैसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना हो, लाइन की जनरल इक्वेशन लिखी है उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। जनरल इक्वेशन में पता है वही लिखी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो इसमें सी वाला टर्म उधर ले जाएंगे तो माइनस सी हो जाएगा। अब इसमें नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्स वाई की जो कोफिशिएंट है उसके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देते हैं ऐड करके, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट में हमें लिखना है एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख देना है। अब इससे लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई लिखा हुआ यहाँ माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो जनरल फॉर्म था अब ये नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया है। ये किस में चेंज हो गया है, नॉर्मल फॉर्म में। जनरल फॉर्म जो लिखा हुआ था अब वो नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए उसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिख देंगे डिवाइड बाई, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जो इक्वेशन लिखी है। अब इसका कंपेयर किससे कराना है, जो भी अब बन के आएगा
अब इसको कंपेयरिंग करा देंगे, किससे तुलना करा देंगे, जो नॉर्मल फॉर्म बताया था एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल पी, इससे कंपेयर करा देंगे। यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है जो पी लिखा हुआ था उसकी जगह कितना लिखा हुआ है, माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, और एक्स कॉज अल्फा की जगह ये वाला टर्म लिखा हुआ है, कॉज अल्फा की जगह ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई साइन अल्फा की जगह कितना लिखा हुआ है, साइन अल्फा की जगह लिखा हुआ है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जहाँ जो पी लिखा होता था नॉर्मल फॉर्म उसी जगह लिखा है माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो जनरल फॉर्म था उसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके जो नॉर्मल फॉर्म का जो फार्मूला बेसिक फार्मूला पहले बताया था उससे कंपेयर करा दिया, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल पी से, तो कॉज अल्फा साइन अल्फा पी सबकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो ये तो जनरल फॉर्म को स्लोप फॉर्म इंटरसेप्ट फॉर्म नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करना है बता दिया है, पहले वो भी बताया जा चुका है, दो लाइन के बीच का एंगल कैसे निकाला जाए। डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबको पता ही है, जैसे डिस्टेंस फार्मूला है तो डिस्टेंस फार्मूला सबको पता ही होना चाहिए, ये तो सिंपल होता है बिल्कुल, पहले भी क्लास 9 से पढ़ते हुए आए। जैसे कोऑर्डिनेट दिए हों दो, कोई x1 y1 और दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2, अब दोनों पॉइंट दिए हैं, अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है अगर, तो डिस्टेंस का फार्मूला कितना होता था, d इक्वल होता था अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 लिखा जाए, कोई होल स्क्वायर में चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है डिस्टेंस फार्मूले। और एक ये होता था कोई पॉइंट अगर किसी लाइन को डिवाइड कर रहा हो m/n के रेशियो में, तो उसका कैसे लिखा जाएंगे, उसका भी यूज हो जाता है रेशियो वाले फार्मूले का। रेशियो वाला फार्मूला कैसे यूज करते हैं, उसमें जैसे कोई पॉइंट है और कोई लाइन को वो डिवाइड कर रहा है m1 और m2 के रेशियो में, जैसे दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पहले वाले कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, बीच में पॉइंट p है। अगर ये m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AP और PB यहाँ से रेशियो दिया m1:m2, ये इंटरनली है, अगर एक्सटर्नली होता तो माइनस लग जाता था, ये पहले वाली क्लासों में पढ़ चुके हैं पहले सब, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें रिवीजन के लिए उसको बताया दिया जा रहा है। अब पूछा जाएगा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताओ, A और B के दिए होंगे, रेशियो दिया होगा, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकल आएंगे, x इक्वल होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकल आए। अच्छा अब ये ध्यान देना, अगर इंटरनली रेशियो हो यानी पॉइंट P अंदर हो, इंटरनली है तो प्लस लगाना है, एक्सटर्नली है तो माइनस। इंटरनली डिवीजन है, अगर इंटरनल डिवीजन, ये ज़रा ध्यान रखना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इंटरनल डिवीजन है तो प्लस का साइन लगाना है, जहाँ जहाँ प्लस लगाओ प्लस ही लगा जाएगा। अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो अगर, तो उसकी जगह लगाना है माइनस, तो इंटरनल डिवीजन हो तो उसकी जगह लगाना है प्लस। और डिस्टेंस फार्मूला हो ही गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी कभी पूछ दिया जाता है कोऑर्डिनेट फॉर्म में, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, कंपटीशन में जैसे पूछ दिया जाए तो उसका भी यूज हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो अगर तीन कोई कोऑर्डिनेट दिए हों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट फॉर्म में, जैसे देखो ट्रायंगल तभी बन सकता है जब तीन पॉइंट हो, दो पॉइंट से तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तीन पॉइंट हो कोई प्लेन में तभी ट्रायंगल बनेगा। मान लीजिए A है, B है, C है, पहले वाले कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2, और तीसरे वाले कोऑर्डिनेट हैं x3 और y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, 1/2 आगे लगा के डिटर्मिनेंट ले लेंगे, यहाँ x1 फिर y1 फिर 1, फिर यहाँ x2 y2 1, और फिर यहाँ पर x3 फिर y3 फिर 1। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। आगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1।
डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है फिजिक्स वाले में हमने बता ही दिया था, आई कैप जे कैप के कैप लेके जैसे एक एक लाइन बंद करके एक एक सॉल्व करते हुए चले जाते थे, उसी तरीके से हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है, तो ये तो मान लो एक फॉर्म ये हो गया। कुछ लोग इस तरीके से याद रखते हैं जो 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, तो इस तरीके इसको सॉल्व करने पे वही आ जाता है। जैसे 1/2 लिखा एक ब्रैकेट में x1, फिर आता है y2 माइनस y3। अब यहाँ लिख देंगे x2, फिर y3 माइनस y1, फिर यहाँ लिख देंगे x3, फिर यहाँ लिख देंगे y1 माइनस y2। यहाँ ऐसे बंद कर देंगे। तो अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको और एक फॉर्म में लिखा जा सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे लिखना हो तो 1/2 लिखा हुआ है, सिग्मा लगा के x1 y2 माइनस y3, केवल पहला वाला टर्म लिख दिया। सिग्मा कंपटीशन में कभी कभी किताबों में ऐसे भी लिखा होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम। इसमें पहला टर्म लिख के सिग्मा लगा दिया जाता है। इसका मतलब आगे कैसे एक्सपेंड करें, इसमें एक्सपेंड ऐसे करना है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1 आता है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। अगर एक टर्म याद है तो आगे वाले एक्सपेंड वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि पहले 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद फिर 1 से चालू हो जाएगा। एक ऑर्डर है इसका। जैसे x1 लिख चुके हैं तो अगले टर्म में x1 के बाद x2 आएगा, और x2 लिख चुके हैं तो x2 के बाद अगले टर्म में x3 आएगा। मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर कहाँ से चालू हो जाएगा, 1 से, क्योंकि x3 तक ही तो दिया था, x1/1 दिया था, x2/2 दिया था, और x3/3 दिया था, इससे ज़्यादा तो दिया नहीं हुआ। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आई जे के वेक्टर सॉल्व करना बताया था फिजिक्स में, उसको एक्सपेंड करके इससे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं रो और कॉलम वाली, उससे आसानी सॉल्व हो जाता है। डिटर्मिनेंट चैप्टर इंटर की क्लास में पढ़ाया जाता है, फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत उसको बता दिया जाएगा। प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाता है तो आसानी रहती है उसमें। अब जैसे ये वाला फार्मूला सबको याद ही रहता है, x1 y2 माइनस y3 वाला। और तीसरे फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, सिग्मा लगा के केवल पहला टर्म लिख दिया है, ये वाला x1 y2 माइनस y3। आगे अपने आप एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड करने का तरीका वही है, पहले 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1 से चालू हो जाएगा। अब ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल था। अब कोई भी जैसे क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो तो उसका एरिया कैसे निकाला जाए। क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का भी उसी तरीके से फार्मूला होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन रहा हो एरिया कैसे निकालें। अब क्वाड्रिलेटरल में तो कोई 4 पॉइंट होंगे, ट्रायंगल में तो 3 पॉइंट होते हैं। ट्रायंगल में एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। अगर पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है अगर एक ही लाइन में है पॉइंट, तो जब एक ही लाइन में पॉइंट है तो तीनों पॉइंट को मिला देंगे, तो फिर तो ट्रायंगल बन नहीं पाएगा, क्योंकि पॉइंट कोलिनियर है। जब ट्रायंगल नहीं बन पाएगा तो एरिया नहीं आएगा, क्योंकि जब ट्रायंगल नहीं बना तो एरिया की बात ही खत्म हो गई। तो ऐसे केस में जब पॉइंट कोलिनियर हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल कर दिया जाएगा, 0 के। कभी पॉइंट्स कोलिनियर दिए हों तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 को इक्वल कर देंगे, तो उससे जो पूछा हो वो निकल आएगा। बाकी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पता ही है। कोऑर्डिनेट, इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल में कोई भी 4 पॉइंट होने चाहिए, A B C D। पहले वाले पॉइंट को लिख दिया x1 y1, दूसरे वाले लिख दिया x2 y2, तीसरे वाले को x3 और y3, और चौथे वाले पॉइंट को x4 और y4। इसमें ऑर्डर ध्यान देना है कि जैसे ट्रायंगल में 1 के बाद 2 आता था, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1 से चालू हो जाता था। इसमें 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और 3 के बाद 4, और 4 के बाद फिर कहाँ से चालू कर देंगे, 1 से। ये वाला ऑर्डर ध्यान रखना। कभी कभी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कुछ लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं डायरेक्ट, जिनको फार्मूला याद नहीं होता है। 2 ट्रायंगल अलग अलग कर लेते हैं, एक ट्रायंगल ये वाला बन जाता है ABD, और एक ट्रायंगल ये वाला बन जाता है BCD, और दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के अलग अलग ऐड कर देते हैं दोनों को। तो जब दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के अलग अलग ऐड कर देंगे तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाता है। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट फार्मूला लर्न हो उसी ऑर्डर में तो और भी अच्छा है। तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फार्मूला डायरेक्ट भी लर्न कर लिया करो। अब ये देख लेना, कोई इसमें NCERT वाली बुक में डायरेक्ट फार्मूला वैसे नहीं दिया हुआ। डायरेक्ट फार्मूला लर्न होने से और आसानी रहेगी। इसमें 1/2
x1। अब इसमें x1